29वां क्वेश्चन देखेंगे। पौधों के कुछ भाग मोड़ने पर बिना टूटे आसानी से मोड़े जा सकते हैं। कुछ भाग ऐसे पत्ते और तने के इस नम्यता का कारण किसी बहुतायत को माना जा सकता है, वो होगा दृढ़ उत्तक स्क्लेरेंकाइमा। ठीक है। रेशे उत्पन्न करने वाले पौधे जैसे पटुआ में किस उत्तक की प्रचुरता होती है? वही दृढ़ उत्तक की प्रचुरता होती है। 31वां क्वेश्चन देखेंगे। फलों तथा बीजों का कठोर आवरण किस उत्तक के द्वारा तैयार होता है? यह होगा दृढ़ उत्तक के द्वारा। 32वां क्वेश्चन है। सुवेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ जमा होता है, यह होता है कॉर्क कोशिका में। सुवेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ जो है वो कॉर्क कोशिका में जमा होता है। 33वां क्वेश्चन देखेंगे। व्यापारिक कॉर्क किससे प्राप्त होता है? यह होता है कॉर्क कैम्बियम से प्राप्त। ठीक है। 34वां क्वेश्चन देखेंगे। वाणिज्यिक मूल वाला कॉर्क किससे प्राप्त होता है? यह होता है क्वेर्कस सुवेर से प्राप्त। वाणिज्यिक मूल वाला कॉर्क जो है वो क्वेर्कस सुवेर से प्राप्त होता है। 35वां क्वेश्चन है। मृदु उत्तक अर्थात पैरेन्काइमा की कोशिका होती है, ये होती है गोलाकार, अंडाकार और बहुभुजी अनियमित कार भी हो सकती है। ठीक है। 36वां क्वेश्चन है। दृढ़ कोशिका में कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? ये मृदु उत्तक कोशिकाओं से निर्मित होती है, ये गलत है। इनकी भित्तियों में लिग्निन विद्यमान होता है, ये सही है। ये कोशिकाएं मृत तथा संकीर्ण अवकाश वाली होती है, ये भी सही है। इनकी कोशिकाएं बहुत लंबी और उनकी सिरें नुकीली होती है, ये भी सही है। ठीक है। 37वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस उत्तक की कोशिकाओं में अंतराकोशिकीय स्थान अर्थात इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है? तो इंटरसेलुलर स्पेस जो है वह विभाज्योतिकी में नहीं पाया जाता है और दृढ़ उत्तक में नहीं पाया जाता है, बल्कि पैरेन्काइमा में जो है इंटरसेलुलर स्पेस सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है। 38वां क्वेश्चन है। पौधों से प्राप्त होने वाला कॉर्क में कौन सी विशेषताएं नहीं होती है? तो यह विद्युत रोधी तथा उष्मारोधी होता है, यह बिल्कुल सही है। इसके कोशिकाओं से पर्याप्त मात्रा में जीव द्रव्य पाए जाते नहीं, ये गलत है। तीसरा है। इसकी भित्ति में जल एवं गैस नहीं जा सकता, ये सही है। यह हल्का होता है एवं जल्द इसमें आग नहीं लगता है, ये भी सही है। ठीक है। 39वां क्वेश्चन है। विलामेन की आवश्यकता होती है? विलामेन की आवश्यकता जो है वो नमी के अवशोषण के लिए होती है। विलामेन की आवश्यकता जो वो नमी के अवशोषण के लिए होती है। ठीक है। 40वां क्वेश्चन है। किस प्रकार के जड़ में विलामेन नामक आर्द्रता ग्राही स्पंजी उत्तक पाया जाता है? तो इसमें होगा अधिपादप मूल में। 41वां क्वेश्चन है। आर्किड में विलोमन उत्तक पाया जाता है, ये होता है मूल तथा जड़ में। ठीक है। 42वां क्वेश्चन है। 42वां क्वेश्चन है। पौधों का सबसे बाहरी स्तर या छिलका को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अधिचर्म या एपिडर्मिस। भीतरी होगा तो होगा डर्मिस। ठीक है। शुष्क स्थानों पर पाए जाने वाले पौधे के एपिडर्मिस में कौन सी परत होती है जो पौधों को जलहीन से रोकता है? होगा क्यूटिकल। क्यूटिकल जो है वो जलहीन से रोकता है, जल हानि से रोकता है। सॉरी। चौवालीसवां क्वेश्चन है।
त्वचाजन उत्तक शीर्षस्थ विभजित की उत्तक से बनता है। यह निम्नलिखित में से किसमें विकसित होता है? यह होता है बाह्य त्वचा अर्थात एपिडर्मिस में। अभी पता चला था बाह्य त्वचा जो एपिडर्मिस का, भीतरी त्वचा और डर्मिस का कहलाता है। ठीक है। 45वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक तंत्र पौधों के संपूर्ण भाग का निर्माण करता है? तो होता है पौधों के संपूर्ण भाग का निर्माण करता है ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। ठीक है। यह पौधे के मध्य भाग में पाया जाता है। ठीक है। 46वां क्वेश्चन है, रंध्र तथा मूल रोम पाए जाते हैं। यह होता है एपिडर्मिस में। ठीक है। 47वां क्वेश्चन है, पौधे के बाह्य त्वचा के ठीक नीचे की परत को क्या कहते हैं? इसे कॉर्टेक्स कहते हैं। 48वां क्वेश्चन है, पौधे के अंतस्त्वचा यानी एंडोडर्मिस और संवहन बंडल के बीच पाए जाने वाली परत को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं परिरंभ या पेरिसाइकिल। दूसरा अगर ऑप्शन होगा तो पित्त भी हो सकता है। 49वां क्वेश्चन है, कैम्बियम के संबंध में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? तो यह जाइलम तथा फ्लोएम के बीच में रहता है। ये बात बिल्कुल सही है। एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री पौधा में पाया जाता है? नहीं, ये गलत है। यह एक या कई परतों से बना होता है। ये बिल्कुल सही है। इसकी कोशिकाएं पतली दीवार वाली एक आयताकार होती है। ये भी बिल्कुल सही है। 50वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परत भरण या मूल उत्तक तंत्र अंतर्गत शामिल है? अर्थात ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम के अंतर्गत शामिल है। तो यह हो जाएगा कॉर्टेक्स होगा, परिरंभ होगा, मज्जा होगा तथा पीत किरणें होंगी। ठीक है। 51वां क्वेश्चन है, पौधे के भरण उत्तक तंत्र के मुख्य कार्य हैं। इसका आंसर होगा भोज्य पदार्थ का निर्माण तथा उसका संग्रह करना। ठीक है। 52वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अजैव पदार्थ का संचयन करता है? अजैव अर्थात निर्जीव पदार्थ का संचयन करता है। तो यह हो जाएगा इडियोप्लास्ट। ठीक है। 53वां क्वेश्चन है, वह संवहन बंडल जिनमें जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बाइकोलेटरल। ठीक है। इसमें ऊपर और नीचे फ्लोएम, बीच में जाइलम होता है और उसको दोनों ओर से अलग करता है कैम्बियम। ठीक है। 54वां क्वेश्चन है, अरीय संवहन बंडल अर्थात रेडियल वेस्कुलर बंडल कहाँ पाए जाते हैं? ये एक बीजपत्री पौधों के जड़ों में पाए जाते हैं। ठीक है। 55वां क्वेश्चन है, पौधों के स्टील परत में शामिल होते हैं। इसका आंसर होगा परिरंभ, संवहन, पूल तथा मज्जा। ठीक है। 56वां क्वेश्चन है, एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? ये वार्षिक वलय की गिनती करके हम जो है वृक्ष की आयु का पता लगा सकते हैं। वार्षिक वलय या वृद्धि वलय में शामिल होते हैं। इसमें 2 ऋतु को शामिल किया जाता है। 2 ऋतु से बने वसंत काष्ठ तथा शरद काष्ठ दोनों। ठीक है। वसंत काष्ठ में जो है हल्के रंग का तथा शरद काष्ठ में जो है वह गहरा रंग होता है। 58वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी सक्रियता के कारण वृद्धि वलय बनती है? तो यह हो जाएगा अंतःरंभीय एधा की, अर्थात हो जाएगा इंटरनल कैम्बियम। 59वां क्वेश्चन है, एक वृक्ष के पुराने तने की अनुप्रस्थ काट में 50
वलय मिलते हैं वृक्ष की आयु होगी 50 वर्ष, क्योंकि हम पहले ही जानते थे जितना वार्षिक वलय उतनी उसकी आयु। ठीक है। 60वां क्वेश्चन है, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं होता है क्योंकि इसमें स्पष्ट जल आवीय विभिन्नता नहीं होती है। ठीक है। 61वां क्वेश्चन है, पुराने पेड़ को जब काटा जाता है तो बीच का केंद्रीय भाग जो मजबूत, घना तथा गहरे कत्थई रंग का होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हृदय काष्ठ भी कहते हैं, उसे ड्यूरामेन भी कहते हैं, उसे सारिल, उसे साल भी कहते हैं। ठीक है। 62वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कि हृदय काष्ठ की सभी कोशिकाएं मृत होती है। ये बिल्कुल सही, इसलिए ये बहुत मजबूत भी होती है। रस काष्ठ के कुछ कोशिकाएं जीवित तथा कुछ मृत होती है, ज़्यादातर इसमें जीवित ही होती है। बिल्कुल, ये भी बिल्कुल सही है। आ, 63वां क्वेश्चन है कि कहता है, यदि सन 2000 ईस्वी में एक वृक्ष में एक साइमन बोर्ड की कील भूमि से 7 फीट ऊंची पर लगाई गई हो तो सन 2021 में यह कील कितनी ऊंची होगी यदि वृक्ष प्रति वर्ष 5 इंच लंबाई से बढ़ता है? इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, उतना ही फीट पे रहेगा। ठीक है। 64वां क्वेश्चन है कि जटिल ऊतक अर्थात कम्प्लेक्स टिश्यू बना होता है, ये विभिन्न कार्य करने वाले विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं से बना होता है। ठीक है। 65वां क्वेश्चन है कि चालनी नलिका तथा सह कोशिका पाई जाती है, यह फ्लोएम में पाई जाती है। ठीक है। 66वां क्वेश्चन है, जाइलम तथा फ्लोएम का निर्माण कितने तत्वों से होता है? ये 4 तत्वों से बना होता है। 67वां क्वेश्चन है, संवहन ऊतक का निर्माण किससे होता है? संवहन ऊतक का निर्माण जो वो पार्श्व विभजित की ऊतक से होता है। 68वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जाइलम तत्व नहीं है? ये सेबी ट्यूब जो है ये फ्लोएम तत्व है। जाइलम तत्व जो है टेरिकिड्स है, वेसल्स है और वुड फाइबर है। ठीक है। 69वां क्वेश्चन है, फ्लोएम का एक परिपक्व चालनी नलिका वहिकाएं से भिन्न होती है क्योंकि इसमें क्रियात्मक केंद्रक के अभाव में। ठीक है। 70वां क्वेश्चन है, जाइलम का कौन सा तत्व मुख्य रूप से जल तथा खनिज लवण के परिवहन का कार्य करता है? ये हम जानते हैं, ये हो जाएगा वाहिनिकाएं तथा वाहिकाएं। ठीक है। तथा टेरिकिड्स और वेसल्स दोनों। मुख्य रूप से वेसल्स जो वो जल का परिवहन करता है। ठीक है। 71वां क्वेश्चन है कि जाइलम का कौन सा तत्व जीवित कोशिकाओं का बना होता है? तो जाइलम में जो है अधिकतर कोशिकाएं जो होती हैं इसकी मृत्यु होती है और जाइलम मृदु तक अर्थात जाइलम पैरेन्काइमा जो है वो केवल एक जीवित रहता है, जबकि वाहिनिका अर्थात टेरिकिड्स, वाहिका अर्थात वेसल्स और तंतु अर्थात फाइबर ये तीनों जो है मृत होती है, जबकि जाइलम पैरेन्काइमा जो है केवल एक जो है इसमें जीवित होती है। ठीक है। 72वां क्वेश्चन देखेंगे। कहता है कि फ्लोएम का कौन सा तत्व मृत कोशिकाओं का बना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वाष्ट तंतु। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा वाष्ट तंतु। ठीक है। 73वां क्वेश्चन है, फ्लोएम का कौन सा तत्व मुख्यतः भोज्य पदार्थ के संवहन में भाग लेता है? तो ये हो जाएगा चालनी नलिका अर्थात सेबी ट्यूब। सेबी ट्यूब जो है भोजन का संवहन करता है। हम लोग जानते हैं
कि जाइलम जो है वो जल का परिवहन करता है, जबकि फ्लोएम जो है वो भोज्य पदार्थ का संवहन करता है। ठीक है। 74वां क्वेश्चन है कि चालनी नलिकाएं अर्थात सेवी ट्यूब में भोज्य पदार्थ के संवहन में मदद कौन करता है? तो सहकोशिका अर्थात सहकोशिका मदद करता है। 75वां क्वेश्चन है 75वां क्वेश्चन है कि फ्लोएम का कौन सा तत्व फ्लोएम उत्तक को यांत्रिकी सहायता प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर जो वो यांत्रिकी सहायता प्रदान करता है, जबकि भोज्य पदार्थ के संवहन में मदद कौन करता है? सेवी ट्यूब। ठीक है। तो 76वां क्वेश्चन देखेंगे, कहता है कि फ्लोएम उत्तक में चालनी पट्टी पाई जाती है। चालनी पट्टी जो है वह दो चालनी नलिका के बीच में पाई जाती है। ठीक है। और 77वां क्वेश्चन देखेंगे, कहता है कि पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी होता है। यह आहार अर्थात भोज्य पदार्थ के वहन के लिए ही मुख्य रूप से होता है फ्लोएम। 78वां क्वेश्चन है कि पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार होता है। जाइलम जो है वो जल के परिवहन के लिए, फ्लोएम जो है वो भोज्य पदार्थ के वहन के लिए, जबकि जाइलम जो वो जल के परिवहन के लिए मुख्यतः जिम्मेदार होता है। 79वां क्वेश्चन देखेंगे, कहता है कि शाखाओं से पत्तियां किन कारणों से झड़ जाती है? इसका आंसर होगा कॉर्क से बाहर बिलगन परत बन जाने से। कॉर्क के बाहर जो हुआ जब बिलगन परत बन जाता है ना, तब शाखाओं से पत्तियां जो वो झड़ने लगती है। ठीक है। 80वां क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो ये जेसी बोस ने। ठीक है। जेसी बोस ने किया, जगदीश चंद्र बोस ने। और 81वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के उत्तक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करता है? तो शरीर की सुरक्षा ये कवच का, हमारे शरीर का सुरक्षा कवच का कार्य जो है वो एपिथेलियम कहता है अर्थात तो उपकला करता है। ठीक है। 82वां क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक घाव भरने में सहायक होता है? तो घाव भरने में जो वही उपकला उत्तक ही सहायक होता है। ठीक है। 83वां क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक लार ग्रंथि तथा श्वेत ग्रंथि में पाया जाता है? तो ये हो जाएगा क्यूबाइडल एपिथेलियम। क्यूबाइडल एपिथेलियम जो है वो लार ग्रंथि तथा श्वेत ग्रंथि में पाया जाता है। ठीक है। 84वां क्वेश्चन है कि कहता है कि अंगों को विसरण श्रावण तथा अवशोषण में मदद करने वाला उत्तक है। ये हो जाएगा एपिथेलियम। एपिथेलियम जो है ये अंगों को विसरण श्रावण तथा अवशोषण में मदद करता है। 85वां क्वेश्चन है, कहता है कि त्वचा की बाहरी सतह निर्मित होती है। ये जो है निर्मित होता है एपिथेलियम का ही एक भाग है, सल्की एपिथेलियम से होता है। लेकिन सल्की एपिथेलियम का एक और कार्य है कि यह अस्तर बनाता है। तो ऑप्शन में एक और है अस्तरित सल्की एपिथेलियम। तो इसका आंसर हम पहले रखेंगे अस्तरित सल्की एपिथेलियम। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहे तो सल्की एपिथेलियम होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किस एपिथेलियम उत्तक कोशिकाओं में रसांकुर तथा सीलिया पाए जाते हैं? किस उत्तक कोशिकाओं में रसांकुर तथा सीलिया पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा स्तंभाकार में। ठीक है। माइक्रोविलाई रहता है। ठीक। 87वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कि एपिथेलियम उत्तक में कोशिकाओं की संख्या कम होती है तथा अंतरकोशिकीय पदार्थ अधिक होता है। ठीक है। दूसरा कहता है कि संयोजी उत्तक में अंतरकोशिकीय पदार्थ नहीं पाए जाते हैं। इनकी कोशिकाएं एक दूसरे के करीब करीब सटी होती है। दोनों गलत है। ठीक है।
88वां क्वेश्चन है कि सल्की एपिथेलियम ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है। सल्की एपिथेलियम का ऊतक का प्रमुख कार्य है शरीर के बाहरी अंगों को शरीर को सुरक्षा देना। ठीक है। 89वां क्वेश्चन है पक्षाम्बी एपिथेलियम। पक्षाम्बी एपिथेलियम ऊतक पाए जाते हैं, ये होगा ट्रेकिया तथा गर्भाशय में। ठीक है। 90 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक त्वचा एवं मांसपेशियां अथवा दो मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य करता है। दो परस्पर मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य जो वो एरियोलर करता है। ठीक है। 51वां क्वेश्चन है कि मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है। ये सब हम जानते हैं, वसा ऊतक के अधिकता के कारण ही मोटापा बढ़ता है। 92वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है। तो वसा में ऊतक ही जो है वह शरीर को गर्म रखने के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है। 93वां क्वेश्चन कहता है कि ऊंट का कुबर किस ऊतक का बना होता है। तो वही वसा में ऊतक का ही बना होता है। ऊंट का कुबर भी वसा में ऊतक के कारण ही बना होता है। 94वां क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस ऊतक की कोशिकाओं में वसा की बूंदें भरी होती है। तो आंसर होगा वसा संयोजी ऊतक। एडिपोज ऊतक जो है उसमें वसा की बूंदें जो है वो भरी होती है। 95 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से ऊतक कौन है। देखिए रुधिर जो है एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है। रुधिर अर्थात रक्त। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन ऊतक का उदाहरण है। ऊतक का उदाहरण जो वो लसिका अर्थात लिम्फ जो है एक ऊतक का ही उदाहरण है। रक्त और लिम्फ ये एक प्रकार का ऊतक ही होता है। 97 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन संयोजी ऊतक है। तो अस्थि भी एक संयोजी ऊतक है, उपास्थि भी संयोजी ऊतक है और लिगामेंट भी जो है वो संयोजी ऊतक ही है। तो तीनों जो है एक संयोजी ऊतक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है। शरीर को गर्म रखने हेतु जो है वो वसा में ऊतक ही उत्तरदायी है। ठीक है। 99 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि व्हाइट फाइबर अर्थात तो श्वेत तंतु तथा येलो फाइबर पाए जाते हैं। ये एरियोलर ऊतक में जो है वो व्हाइट फाइबर तथा येलो फाइबर तंतु पाए जाते हैं। ठीक है। 100 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि कॉन्ड्रिन नामक प्रोटीन कहाँ पाए जाते हैं। ये जो है कॉन्ड्रिन नामक जो है उपास्थि में पाई जाती है, जबकि ओसिन नामक प्रोटीन जो है वो अस्थि में पाई जाती है। ठीक है। टेंडन का निर्माण होता है। टेंडन का निर्माण जो है वो वाइट फाइबर टिश्यू में होता है। वाइट फाइबर टिश्यू में जो वो टेंडन का निर्माण होता है। 102 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि लिगामेंट अब हम जानते हैं लिगामेंट एक ऊतक है। लिगामेंट का निर्माण होता है। लिगामेंट का निर्माण जो है ये येलो फाइबर टिश्यू से होता है। येलो फाइबर टिश्यू से जो है वो लिगामेंट का निर्माण होता है। ठीक है। अगर टेंडन तथा लिगामेंट किस प्रकार के ऊतक हैं। ये जो है एक संयोजी ऊतक है। ठीक है। 104 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कि टेंडन मांसपेशी को अस्थि से, ठीक है, अथवा दूसरी मांसपेशी से जोड़ता है। ये सब बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है कि लिगामेंट हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है। ये भी सही है। तो क्या है कि टेंडन जो है मांसपेशी को अस्थि से जोड़ता है, जबकि लिगामेंट जो है अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। ठीक है। 105 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि सेबेसियस ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है। सेबेसियस ग्रंथियां जो है ना वो स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में पाई जाती है। स्तनियों के त्वचा के डर्मिस में भीतरी भाग में पाई जाती है सेबेसियस ग्रंथियां। ठीक है। 106 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि
लेक्राइमल ग्रंथि, लेक्राइमल ग्रंथि क्या स्रावित करता है? तो लेक्राइमल ग्रंथि जो है ये आंसू को स्रावित करता है। ठीक है। 107वां क्वेश्चन कहता है कि किस ऊतक से तलवे, खूर और सींग बने होते हैं? तो ये जो है किरटिन ऊतक से जो है तलवे, खूर तथा सींग बने होते हैं। ठीक है। तो 108वां क्वेश्चन जो है 108 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि ऑस्टियोब्लास्ट नामक कोशिका उपस्थित होता है? तो ये अस्थि में उपस्थित होता है। ठीक है। जबकि कॉन्ड्रियोब्लास्ट नामक कोशिका जो है वह उपास्थि में उपस्थित होता है। ठीक है। 110 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि मास्ट सेल पाई जाती है? मास्ट सेल जो है वो संयोजी ऊतक में पाई जाती है। 111 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि एरियोलर ऊतक में पाए जाने वाले निम्नलिखित कोशिकाओं में कौन रुधिर वाहिनियों को फैलाने के लिए प्रोटीन हिस्टामिन स्रावित करता है? तो ये मास्ट सेल है। 112 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन पलीहा, यकृत तथा अस्थि मज्जा में पाया जाता है? तो ये होगा जालवत संयोजी ऊतक। 113 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है? सबसे मोटी त्वचा जो है वो तलवे पे होती है। 114 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य की त्वचा सबसे पतली होती है? तो ये आंखों के पलक पे होती है। ठीक है। 115वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि वृद्धावस्था में त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाती है, इसका कारण है कि चमड़ में वसा ऊतक की कमी के कारण। ठीक है। 116वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि नाभि रज्जु जो एक भ्रूणीय संयोजी ऊतक है। नाभि रज्जु जो एक भ्रूणीय संयोजी ऊतक है। 117 नंबर कहता है कि हेवर्सियन तंत्र पाया जाता है। हेवर्सियन तंत्र जो है वो स्तनियों के अस्थियों में पाया जाता है। 118 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि हिस्टामिन एक प्रकार की प्रोटीन है जो भाग लेती है वो एलर्जी प्रतिक्रियाओं में जो हिस्टामिन प्रोटीन भाग लेती है। 119 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि कोलेजन फाइबर शरीर में पाए जाने वाले कुल प्रोटीन का 1/3 भाग होता है। ठीक है। 120 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि संयोजी ऊतक का अधिकांश प्रोटीन जो वो कोलेजन होता है। ठीक है। 121 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि बाह्य कर्ण में पाए जाने वाले अंतःकंकाल हैं, यह एक उपास्थि है। ठीक है। 122 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि शारीरिक अंगों में गति के लिए जिम्मेदार होता है, ये होता है पेशी ऊतक। 123 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि सार्कोप्लाज्म नामक तरल पाया जाता है। सार्कोप्लाज्म नामक तरल जो है वो एक पेशी ऊतक में पाया जाता है। 124 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि आरेखित तथा रेखित ऊतक मूल रूप से किस प्रकार के ऊतक है? तो यह एक पेशी ऊतक है। ठीक है। नेत्र के आइरिस में पाए जाने वाला ऊतक आरेखित पेशी है। ठीक है। इंटरकैलेटेड डिस्क उपस्थित होते हैं, तो ये हृदय पेशी में उपस्थित होते हैं। 127 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पेशी ऐच्छिक पेशी है? ऐच्छिक पेशी एक रेखित पेशी है, जबकि अनैच्छिक पेशी जो वो अरेखित पेशी होती है। 128 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि आहार नाल के एक भाग से दूसरे भाग में भोजन का प्रवाह किस पेशी के संकुचन एवं प्रसार के कारण होता है? तो यह हो जाएगा आरेखित पेशी। ठीक है। 129 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि मायोफाइब्रिल नामक रचना किस ऊतक में पाई जाती है? तो ये पेशी ऊतक में पाई जाती है। ठीक है। 130 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस पेशी में थकान उत्पन्न नहीं होता है? तो कार्डियक पेशी में थकान उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है।
शरीर के कुल भार का लगभग 50% भार जो है वो रेखित पेशी का होता है। ठीक है। 132 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में होता है, वो तंत्रिका उत्तक से। ठीक है। 133 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि तंत्रिका उत्तक की इकाई जो है वो न्यूरॉन होती है, क्योंकि तंत्रिका उत्तक जो है वो न्यूरॉन सेल से बना होता है। 134 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है, तो तंत्रिका कोशिका जो है वो सबसे लंबी कोशिका होती है। 135 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि जन्म के बाद मानव के किस उत्तक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता, तो तंत्रिका कोशिका जो है जिसमें कोई विभाजन नहीं होता है। 136 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि न्यूरॉन के डेंड्रेन से निकलने वाली पतली पतली शाखाएं क्या कहलाती है, तो ये डेंड्राइटस कहलाती है। ठीक है। 137वां क्वेश्चन कहता है कि रेनबियर का नोड कहाँ पाई जाती है, तो ये तंत्रिका में पाई जाती है। ठीक है। 138वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि दो न्यूरॉन को जोड़ को क्या कहते हैं, तो ये इसे सिनेप्स कहते हैं। 139 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि न्यूरॉन कोशिका में संवेदना का संचार कैसे होता है, तो ये एक न्यूरॉन के एक्सोन से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइटस में होता है। ठीक है। 140वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि बायोप्सी संबंधित है, तो बायोप्सी जो वो परीक्षण के लिए उत्तकों को शरीर से अलग करता है। ठीक है। बस।